हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से शुरू करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। एक्चुअली में कल वीकली करंट अफेयर आई थी, तो इसके पहले जो पढ़ाया गया था उसका रिवीजन ये हो रहा है। अब से सप्ताह में एक दिन वीकली करंट अफेयर आएगी और वो संडे का दिन हो सकता है या फिर हो सकता है मंडे का दिन, ठीक है। लेकिन आगे चल करके ये भी एक कंफर्म फिक्स डेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण रसिया ने किया। इसके अलावा जगजीत पावडिया ये अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, भारत के हैं। गोपी थोटाकुरा ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजन, उस कंपनी के थ्रू ये यात्रा होगी। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है और ये चंद्रयान 4 मिशन जो होगा ये मानव युक्त मिशन होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अभी गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा का पार्क बनाया है। इसके अलावा WTO के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जैन भिक्षु बन गए हैं आचार्य लोकेश मुनि। CBI में संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए अनुराग ठाकुर और 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं बरखी मनाई गई। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन की करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, लेकिन इसकी PDF और क्विज मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 अप्रैल को तो साथियों मनाया जाता है अंबेडकर जयंती, साथ ही साथ में विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों ही दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया गया। एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1891 में, इसी दिन 14 अप्रैल के दिन। इसीलिए पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। संक्षिप्त रूप में इनकी पूरी जीवनी जान लीजिए। इनका जन्म दोस्तों हुआ था आज से 134 वर्ष पहले, मतलब 134वीं जयंती मनाई गई 2024 में, 134वीं जयंती। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था जन्म इनका। इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर को इसीलिए महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। समाधि स्थल को इनके चैत्य भूमि कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। भारत रत्न से इन्हें मरणोपरांत 1990 में सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, मरणोपरांत आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद प्रारूप समिति के, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा आगे चल करके जब पहली सरकार बनी तो उसमें ये पहले कानून मंत्री बने, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हुआ 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटम डे की। वर्ल्ड क्वांटम डे, विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है क्वांटम साइंस के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्वांटम साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये क्या है? इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। भारत ने इसको लेकर के क्या किया? भारत की कैबिनेट के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया गया है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जिसके तहत 2023 में इन्होंने बजट रखा था 6003.65 करोड़ रुपए का। तो 6000 करोड़ लगभग, अगर पूछा जाए, मतलब ऑप्शन में आपसे रहेगा लगभग 6000 करोड़, लगभग 7000 करोड़, तो लगभग 6000 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत। क्वेश्चन बता दूं, लीक कर दूं, कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया। इसके तहत सरकार ने अगले 8 वर्षों में कितना परिव्यय का लक्ष्य रखा है? ऐसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6000 करोड़ आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगले 8 वर्षों में खर्च हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात करते हैं। जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया? तो जापान ने दोस्तों अभी अमेरिका के साथ मिलकर के अपने अंतरिक्ष यात्री का, यानी जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का अनाउंसमेंट किया है। एक्चुअली ये जापान का अंतरिक्ष मिशन नहीं है, ये अमेरिका का, या और ज्यादा प्रिसाइजली कहें नासा का मिशन है। नासा का, नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है सरकारी वाली। ये आर्टेमिस मिशन कर रही है। आर्टेमिस मिशन जिसका जिक्र मैं अक्सर क्लासेस में अपने करता रहता हूं। इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा नासा फिर से, ठीक है ना। तो ये आर्टेमिस मिशन जो होगा, आर्टेमिस
मिशन जो होगा इसमें ये भेजेंगे जापानी यात्री को। 2 जापानी यात्री इसमें जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री। तो ये जो आर्टेमिस मिशन है इस पर अभी ये बातचीत हुई, डील हुई और यहाँ पर ये घोषणा हुई। नासा के द्वारा कब ये आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जाएगा? 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलकर के ये बातचीत किए। आर्टेमिस मिशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा कि क्या सचमुच अपोलो 11 मिशन किया था अमेरिका ने, या वो सब फ्रॉड था केवल। क्योंकि अगर इस बार ये जाएंगे और इस बार देखा जाएगा इनका मिशन सक्सेस होता है कि नहीं। भाई जब आप 1970 में चले गए थे, 1969 में चले गए थे, तो इस बार 2024 में क्यों नहीं जा सकते हो? जा ही सकते हो। तो इसका मतलब ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल हुआ तो मतलब गड़बड़ है भाई। ठीक है ना। चलिए, जो आरोप लगते रहे हैं, अब ये मत सोचना मैं ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूँ, ये आरोप पूरी दुनिया में द्वारा लगाए जाते रहे हैं कि एक्चुअल में अपोलो 11 मिशन जो था वो इन्होंने जो एरिया 51 नाम से एक इनकी संरक्षित जगह है, वहां पर इन्होंने बेसिकली एक मतलब एक शूटिंग टाइप की हुई थी कि देखो हम पहुंच गए हैं चंद्रमा पर। क्योंकि उस दौरान यूएसएसआर और अमेरिका में काफी होड़ मची थी। आप कहोगे तो इस पर मैं कभी एक वीडियो भी दे दूंगा डिटेल में, ठीक है, जिसमें ये पूरा जो कंट्रोवर्शियल है वो चीजें बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक चुना गया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नेशनल दोस्तों जुडिशियल एकेडमी, ये सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में ऑपरेट की जाती है और काफी बड़ी संस्था है, जुडिशियल के लिए संस्था है। इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। कौन? अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस या कहें जस्टिस अनिरुद्ध बोस। देखिए यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस टू हेड नेशनल जस्टिस एकेडमी पोस्ट रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, उसके बाद ये रिटायर हो गए हैं। वहां के रिटायरमेंट के बाद अब ये नया पद संभाल रहे हैं। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आजकल में ना जो टॉप वाला होता है उसको कम बताता हूं याद करने को, बीच वाला जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ज्यादा फोर्सफुली कह रहा हूं याद करने को। क्यों? क्योंकि भैया 7 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। पिछले 1-2 सालों में ये देखने को मिला है कि अब ये टॉप वाली हेडलाइन बहुत कम पूछी जाती है, बॉटम वाली लाइन और डिटेल वाली जो लाइन होती है ये ज्यादा पूछी जाती है। ये मेरा अनुभव कहता है, बाकी आपके ऊपर है पढ़ना ना पढ़ना। बहुत लोग वन लाइनर के चक्कर में रहते हैं, सर वन लाइनर दे दो उससे हम अपने दिल को संतुष्टि दे देंगे। दिल को संतुष्टि दे दोगे लेकिन माँ बाप को संतुष्टि नहीं दे पाओगे। उनको तभी संतुष्टि मिलेगी जब नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए 1993 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं कुछ नियुक्तियों की। अनुराग ठाकुर जी को सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच। दिल को तो नहीं लग गई बात? लग गई है तो सही लगी है, लगना नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्दी सिलेक्शन लो इस बार। जयराज सनगुमगन जो है एयर इंडिया द्वारा वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख नियुक्त किए गए। मनोज पांडा वित्त आयोग के सदस्य। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ बने हैं। लव कुमार को एसपीजी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके लेखक कौन है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों प्रोफेसर रमन मित्तल ने और डॉक्टर सीमा सिंह ने। इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी हुई है। तो और इस पुस्तक को विमोचन इन्होंने करवाया है भारत के उपराष्ट्रपति से। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये विमोचित की गई पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये पूरा नाम है इसका, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ओके, ये पिछले दिनों में और भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, उनका रिवीजन करिए। जैसे आई कैन कोच, ये पुस्तक सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक आई थी, ये इंपॉर्टेंट पर टिक लगा लो इस पर। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, एस रमन ने लिखा। द कॉन्स्पिरेसी, ये गोटाबाया राजपक्षे ने लिखा, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे, स्टार कर लो पूछा जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर एस डी मुनी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है, कर्नल अमित सिन्हा ने लिखा है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया? इजराइल पर साथियों ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के थ्रू हमला किया और इस पर मैंने आपको वीडियो दी। ये वीडियो खूब पसंद आई आप लोगों को, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देख लिया है अभी तक। तो ईरान ने इस पर डायरेक्ट अटैक किया।
हालांकि ये अटैक में इजराइल ने क्लेम किया कि 99% जो अटैक था वो इन्होंने डिफेंड कर लिया है। कैसे डिफेंड किया है? अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू। एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके कौन कौन से हैं, इस पर भी मैंने आपको अलग से वीडियो दी हुई है। टाइटल है उसका कौन कितना ताकतवर करके, तो आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कैसे उन्होंने बचाया। यहां पर हम लोग मोटा मोटा खबर पर आते हैं। एक्चुअली में इसराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया ईरान ने। ये 13 अप्रैल को रात में, या अपने इंडियन अगर बात करें तो इंडिया के टाइम के अनुसार 14 अप्रैल को सुबह में 3 बजे अटैक था। अब इनमें से 99% ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका और उसके और जो सहयोगी हैं ये लोग जो है बीच में ही इसको हवा में ही मार गिराए। ठीक है, इसमें केवल इजराइल ने ही नहीं मार गिराया, अमेरिका ने भी मदद किया, ऊपर ही हवा में ही मार गिराया एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। ईरान ने ये ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया था और उसके कुर्द फोर्स के कुछ कमांडर को मार दिया था। तो इसी के बदले में ईरान ने अटैक किया। हालांकि अब इजराइल ने यह भी कहा हुआ है कि हम इसका बदला लेंगे। कब लेंगे ये हमारे ऊपर है, मतलब डेट तारीख हम नहीं बताएंगे, हम अपने हिसाब से लेंगे। जो भी होगा वो बात की बात है। फिलहाल आप ये वीडियो मैं रिकमेंड करता हूं, इसको जरूर देखिएगा। कौन कितना ताकतवर, दोनों देशों में कौन कितना ताकतवर है, सबकी सैन्य ताकत का मैंने एनालिसिस करके बताया हुआ है। यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, आप जरूर देखना उसको। ठीक है जी। अच्छा, एक और जरूरी बात, रामनवमी भी दोस्तों आ रही है, कल रामनवमी है, और रामनवमी के अवसर पर टेक्स्ट बुक के द्वारा एक बिगेस्ट ऑफर लॉन्च किया गया है। पास प्रो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो 351 में हुआ है। आप इसको ले सकते हो एमजेटी कूपन कोड यूज करके। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टेक्स्ट बुक पास प्रो में खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आने वाले सभी एग्जाम के जो मॉक टेस्ट होते हैं ये तो आपको मिलेंगे ही। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अपडेटेड पैटर्न के अनुसार। तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर। इसके अलावा इनका गेट 100% रिफंड विद सिलेक्शन पास प्रो का भी ये ऑफर चल रहा है। सिलेक्शन लो और पास प्रो का इनका पैसा रिफंड करो। इसके अलावा एक और जरूरी बात है, देखो 1 मिनट मैं आपका समय लेना चाहता हूं। एमजेटी एसएससी रेलवे एग्जाम पर आपका रेलवे का क्लासेस चलाया जा रहा है। सेकंड वाला जो चैनल है, 11,700 सब्सक्राइबर हैं, जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिए एमजेटी एसएससी रेलवे एग्जाम। आपको जो चैनल मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है। डेली 12:30 बजे यहाँ पर क्लास हो रही है ना। क्लासेज में आप देखोगे तो अभी तक 4 क्लासेज हो चुकी हैं इसकी, जीके जीएस की ये सीरीज की, और 5वीं क्लास आज होनी है। तो 12:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। 12:30 बजे इस पर चैनल पर क्लास होती है। ये सेकंड वाला चैनल है जीके जीएस का, इस पे रेलवे स्पेशल एग्जाम्स के लिए चलाया जा रहा है। बाकी अगर हमारे बैचेस को लेना चाहते हो तो एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों अभी पीएम मोदी को न्यूज वीक नाम की एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है अमेरिका की न्यूज वीक नाम से एक मैगजीन है, उसने अपने कवर पेज पर छापा है। और ये कवर पेज पर छपने वाले भारत के सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनसे पहले इंदिरा गांधी जी को इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर स्थान दिया था, और अभी इनके बाद दूसरे जो हैं ये बन गए हैं पीएम मोदी। ठीक है ना, इस कवर पेज पर आने वाले। तो याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू बिकम फर्स्ट पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर पेज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी किसने की? तो अमेरिका, जापान, फिलीपींस इनकी त्रिपक्षीय भी बैठक हुई है, और ये बैठक अमेरिका में हुई है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में। वैसे पीएम मोदी पर मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है, पीएम मोदी को मिले अवार्ड्स। तो 2023 और 24 में जितने अवार्ड्स मिले हैं वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा पीएम मोदी अवार्ड्स एमजेटी एजुकेशन, तो वहां पर एक वीडियो बना करके दी गई है अलग से। तो अब तक जितने 2014 से मिल करके भी मिले हुए हैं अवार्ड, वो सब उस वीडियो में है। ठीक है ना, वो देख लेना। यहाँ बात करते हैं जापान, अमेरिका और फिलीपींस की। तो इनकी पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई है अमेरिका में व्हाइट हाउस में ये बैठक हुई है। व्हाइट हाउस वहां के राष्ट्रपति भवन को कहते हैं, और दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जहां पर बैठते हैं वहां पर एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में चाइना को कैसे उसके अग्रेसन के खिलाफ जवाब दिया जाए, कैसे इस क्षेत्र में शांति बनाई जाए, इसको लेकर के बातचीत हुई। क्योंकि आप देखो, फिलीपींस भी परेशान है चाइना से, जापान भी परेशान है चाइना से। इन दोनों के वहां पर क्षेत्रीय कुछ विवाद हैं चीन से, ठीक है ना, द्वीप को लेकर के। तो अमेरिका जो है ये इनसे मीटिंग किया हुआ है, और ये मीटिंग 11 अप्रैल को हुई है, जिससे क्षेत्रीय विवादों को काउंटर किया जा सके।
ठीक है, अगर आपको पता हो तो अमेरिका के साथ एक एक क्वाड समिट होती है, क्वाड ग्रुप बना हुआ है। इस क्वाड ग्रुप में भारत भी शामिल है, अमेरिका भी है, ध्यान रखना इस बात को। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो इसमें 4 देश हैं, इसीलिए इसे क्वाड कहा जाता है। इन क्वाड देशों के बीच एक अभ्यास होता है जिसे मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितना कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए दोस्तों, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है 70 मिलियन नहीं, 170 मिलियन, या कहें कि 17 करोड़ टन। 17 करोड़ टन, इसे 170 मिलियन लिखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 17 करोड़ टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2024-25 के लिए, किसने? केंद्र सरकार ने। इतना उत्पादन किया जाएगा। इतना उत्पादन केवल सरकार के द्वारा किया जाएगा? नहीं, सरकारी कंपनियां या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब मिल करके उत्पादन करेंगी, और ये टोटल इसका प्रोडक्शन इतना हो, ये ऐसा टारगेट बनाया गया है। आप आर्टिकल्स वगैरह में भी देख पाओगे, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, कौन कितना उत्पादन कर सकता है, किसकी कितनी क्षमता रही है, ये देखा गया है इसमें। तो टारगेट 170 मिलियन का है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है जी। अच्छा, 2023-24 में अगर बात किया जाए, यानी पिछली बार, तो पिछली बार 14.71 करोड़ टन, यानी कि 147 मिलियन टन का ये उत्पादन का हुआ था। 2022-23 में, यानी उससे भी पहले अगर बात करें, तो 11.6 करोड़ टन का कोयला उत्पादन हुआ था। तो मतलब कोयला उत्पादन में काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टारगेट भी इस बार का ज्यादा है। वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक, निजी उपयोग, ये सब मिल करके उत्पादन होगा। कोयले को ब्लैक डायमंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया? यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश कौन है? पाकिस्तान। अभी यूके ने कुछ देशों की लिस्ट जारी की है और अपने नागरिकों को समझाया है कि भैया यहाँ पर यात्रा के लिए आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो यात्रा के लिए खतरनाक देशों की इसकी एक लिस्ट होती है प्रॉपर तरीके से, जिसमें ये अपने नागरिकों को वार्न करता है कि यहाँ जाना तो अपना अपना समझ लेना भाई। तो यहाँ टू डेंजरस टू गो है ट्रेवल के लिए, इसमें पाकिस्तान आ गया है, रूस है, यूक्रेन है, इजराइल है और ईरान है। आप देख रहे हो ये सभी देश वे हैं जहां पर युद्ध चल रहे हैं। तो ये तो आम बात होगी, यहाँ तो सभी देश की सरकारें अपने अपने नागरिकों के लिए जारी करती हुई हैं कि यहाँ पर मत जाना, या फिर सतर्क जारी करती हैं कि बहुत जरूरी हो तभी जाना। लेकिन बात आती है पाकिस्तान में, क्यों ऐसे कर दिए? पाकिस्तान ने कहा कि हमने क्या बिगाड़ा था? इन्होंने कहा कि तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो यहाँ आपके देश में जो है, ये देश में तो बहुत चीजें बिगड़ गई हैं। यहाँ पर आतंकी हमले बहुत हो रहे हैं, अननोन गनमैन किसी को भी आकर टिपका देते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान बहुत तेज हो गए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये सभी क्षेत्र में हिंसा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपका भी देश जो है बहुत खतरनाक की कैटेगरी में डाल देते हैं, बिना युद्ध शुरू हुए ही। ठीक है ना। आगे, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। तो राष्ट्रीय आवासीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक दोस्तों बन गए हैं कौन? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये राष्ट्रीय आवास बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक भी एक बैंक है। एनएचबी की योजना, नेशनल हाउसिंग बैंक की योजना जो है, ये बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने की है ना। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्ड के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए जुटाएं। इतना तो बीजेपी वाले चंदे में ले लेते हैं तो 3,000 करोड़ ये बॉन्ड जुटाएंगे, उसके बाद फिर प्रबंधन करेंगे। फिलहाल नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इसके प्रबंध निदेशक ये बन गए हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। कल मैंने आपसे पूछा था अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर के थे। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो साइबर सिक्योरिटी की क्राइम के मामले में 10वें स्थान पर, टॉप 10 में एंट्री कर चुका है भारत। आज आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुआ था। इसके अलावा यह भी बता दीजिएगा किस नेता की गिरफ्तारी को लेकर के वहां पर बैसाखी के दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे।
वो नेता का नाम पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यातक के रूप में शीर्ष पर कौन है, ये भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। बाकी अगर आप आरपीएफ वगैरह का बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आरपीएफ का बैच लाइव है, जिनको लेना है ले सकते हो। और अपनी पुस्तक जो है लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट की, ये बुक आ चुकी है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो जा करके अमेजन पर, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।